बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप अवगत हैं कि हम लोग STET 2022 के जो सिलेबस आ चुकी है उसके अनुसार हम लोग अपने इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज जो हमारा टॉपिक है इस STET 2022 के दिए गए सिलेबस में आर्ट ऑफ टीचिंग का यह टॉपिक है, जिसको कि मैं आपके सामने लेकर के आपके सहयोग में उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है करिकुलम, जिसे हम सामान्य रूप से हिंदी की भाषा में पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यक्रम क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षा का एक अभिन्न अंग होता है। पाठ्यक्रम शिक्षा का एक अभिन्न अंग होता है। यह शिक्षक व छात्रों को बताता है कि उसे कक्षा विषय को क्या और कितना पढ़ना है और कितना पढ़ाना है। पाठ्यक्रम के अभाव में उसका शिक्षण कार्य उद्देश्यहीन और व्यवस्थित हो जाएगा। तो यह था परिचय करिकुलम का, या हिंदी में जिसे हम पाठ्यचर्या कहते हैं। पाठ्यचर्या हमारे पढ़ाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और उसी के आधार पर बच्चे अर्थात विद्यार्थी और शिक्षक दोनों का विकास निर्भर करता है। यदि करिकुलम सही होगा तो बच्चों का भी सही विकास होगा, टीचर का भी प्रयास सफल रहेगा तथा उस विद्यालय का भी नाम रोशन होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यह गुजारिश करता हूं कि आप यदि STET की तैयारी कर रहे हैं या आप B.Ed DLED से जुड़े हुए छात्र छात्रा हैं, प्रशिक्षु हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें, जो आपके करिकुलम को लेकर के, पाठ्यचर्या को लेकर के जो भी आपके पास मन में संशय है वह सारे संशय को यह दूर करेगा। उसी पर हम लोग चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं और यह टॉपिक आपके परीक्षा उपयोगी है, जिससे कि आप अपने परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। तथा यह एक पूर्ण प्रयास है कि इसको पढ़ने के बाद, इस टॉपिक को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य जगह से करिकुलम के बारे में विशेष जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने प्रयास किया है कि करिकुलम पर आधारित जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि हमारे सिलेबस पर आधारित हैं उन सबों को टच किया जाए, छुआ जाए तथा उन सभी पहलुओं को देखा जाए। अर्थ एवं परिभाषा। करिकुलम CURRICULUM करिकुलम शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है कुरैर। कुरैर जिस शब्द से बना है उसी से बना है करिकुलम, और जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अब दौड़ का मैदान यह कहाँ तक उपयोगी है और किन के लिए उपयोगी है, यह बात जानने की है। तो बालक की शिक्षा संबंधी दौड़ का मैदान बन गया है। बालक की शिक्षा संबंधी दौड़ का मैदान बन गया है और कोर्स के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। आज के समय करिकुलम जो है वह शिक्षा संबंधी दौड़ का मैदान बालकों के लिए बन गया है एवं कोर्स के अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा है। वर्तमान समय में पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम के अर्थ में करिकुलम को प्रयोग किया जाता है। करिकुलम आज के वर्तमान समय में जो हमारे लिए प्रयुक्त होता है वह पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम के अर्थ में प्रयोग होता है। पाठ्यक्रम शब्द का प्रयोग कभी कभी भ्रमवश सिलेबस के अर्थ में भी बहुत सारे लोग करते हैं। पाठ्यक्रम शब्द का प्रयोग कभी कभी भ्रमवश सिलेबस के अर्थ में कर दिया जाता है, परंतु पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण, जिसे हम सिलेबस या करिकुलम कहते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। पाठ्य विवरण जिसे हम सिलेबस कहते हैं पाठ्यक्रम का एक अंश मात्र होता है, न कि एक संपूर्ण पाठ्यक्रम होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सिलेबस अलग है और पाठ्यक्रम अलग है। पाठ्यक्रम के अंदर सिलेबस आ सकता है, आता है, न कि सिलेबस के अंदर अर्थात पाठ्य विवरण के अंदर पाठ्यक्रम आता है। इस बात को हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए।
पाठ्यक्रम एक संपूर्ण विद्यालय संचालन के लिए एक प्रक्रिया होती है और पाठ्य सिलेबस जो होता है, पाठ्य विवरण जो होता है, उसका एक अंग होता है। अब इसकी परिभाषा पर हम लोग ध्यान देते हैं कि परिभाषा क्या है। तो पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए, फ्रोबेल साहब ने कहा था। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे यह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार अपने छात्रों को कोई भी रूप दे सकता है, कनिंघम ने कहा था। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे यह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार अपने छात्र को कोई भी रूप दे सकता है। अर्थात शिक्षक के हाथ में यह एक साधन है, माध्यम है, जिसके द्वारा विद्यालय में उद्देश्यों की पूर्ति के अनुसार जो आप बनाना चाहते हैं अपने बालकों को, छात्रों को, विद्यार्थियों को, आप उसे वैसा रूप दे सकते हैं, कनिंघम साहब ने कहा था। एक और परिभाषा है आपके पास, तीसरी परिभाषा दी जा रही है। विद्यालय पाठ्यक्रम अधिगम अनुभव की वह समग्रता है, अर्थात कंबाइंड है, एक साथ जुड़ा हुआ है। विद्यालय पाठ्यक्रम अधिगम अनुभव की वह समग्रता है जो विद्यालयों द्वारा छात्रों को विद्यालय में या उसके बाहर की बहुमुखी क्रियाओं के द्वारा प्रदान की जाती है, और ये समस्त क्रियाएं विद्यालय के परिनिरीक्षण में संचालित की जाती है। शिक्षा आयोग के द्वारा यह बात कही गई। अर्थात करिकुलम जो चलता है, चलाई जाती है, वह विद्यालय के लिए होता है, विद्यालय में चलाई जाती है, जिससे कि विद्यार्थियों का, विद्यालय का और विद्यार्थियों का चतुर्दिक विकास हो सके, बहुमुखी विकास हो सके, बहुमुखी क्रियाओं के द्वारा उनका विकास हो सके, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या है, आखिर पाठ्यक्रम क्यों बनाए जाते हैं, क्या कारण है कि विद्यालय संचालन के लिए पाठ्यक्रम को बनाना जरूरी है या इसकी क्या आवश्यकता है। तो इसकी आवश्यकता को हम ध्यान में देते हैं तो यह है कि इसे विद्यालयों के विषयों और जीवन की विभिन्न क्रियाओं के बीच अंतर को समाप्त करना चाहिए। अर्थात जो पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं उसमें यह प्रयास किया जाता है कि विद्यालय के विषय जो होते हैं, जो पढ़ाए जाते हैं, तथा जीवन की विभिन्न क्रियाएं, अर्थात जीवन में जो उपयोग में होने वाली हमारी ज़रूरतें हैं, उनको हम कैसे पूरा करेंगे, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, गैप है, उस दूरी को कम करके नज़दीक में लाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि शिक्षा उस विद्यार्थियों के लिए, उस छात्र छात्राओं के लिए जीवन उपयोगी बन सके, न कि किताब का एक बंडल पीठ पर लदा हुआ एक बोझ बन के रह जाए। दूसरा है, इसे विभिन्न अभिरुचियों, योग्यताएं और क्षमताएं रखने वाले सब छात्रों की आवश्यकता को पूर्ण करना चाहिए। करिकुलम ऐसा हो जो उस विद्यालय में पढ़ने वाले हर एक बच्चे की अभिरुचि, योग्यता तथा क्षमता। अभिरुचि मतलब हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी रुचियां हैं, सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं और सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट होता है। यदि जुर्मा बच्चा है तो वह भी एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग है। तो इस प्रकार से जो हमारा पाठ्यक्रम बनेगा वह बच्चों, सभी प्रकार के बच्चे, जो भी बच्चे, विभिन्न बच्चे हमारे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उन सबों की अभिरुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए छात्रों की आवश्यकता को पूर्ण करने का प्रयास करता है और करना चाहिए। तीसरा है कि इसे बालकों को लोकतंत्र के लिए तैयार करना चाहिए। अब बालकों को लोकतंत्र के लिए तैयार करने से अभिप्राय यह है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि विद्यालय में यदि हम कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पर कक्षा में पढ़ाई तभी हम करा सकते हैं और पढ़ाई तभी अच्छी हो सकती है जब हमारा कक्षा लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। अर्थात बच्चों की रुचियों के अनुसार यदि हम अपनी कक्षा का संचालन करते हैं तभी जाकर के हमारा कक्षा एक रिस्पॉन्सिबल कक्षा होगा और जो बच्चों को हम पढ़ाएंगे उसका सही हमें रिजल्ट मिलेगा। अर्थात बच्चों की रुचियों को ध्यान में रख करके, बच्चों की आज क्या इच्छा है, क्या पढ़ना चाहते हैं, इन बातों को ध्यान में रख करके हमें पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए। अब आगे है कि पाठ्यक्रम के
निर्माण के सिद्धांत क्या है। पाठ्यक्रम जो हम बना रहे हैं वह पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे करना चाहिए, यह हम सबों को, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों को, व्यक्तियों को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है वह कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों से जुड़ा हुआ यह विषय है और उन्हीं को इस बात को समझना पड़ेगा जिससे कि एक अच्छा पाठ्यक्रम बनकर के विद्यालय में संचालित हो सके। पहला है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, अर्थात जो करिकुलम बने छात्र छात्राओं के भविष्य में प्रयोग होने वाले, भविष्य में उपयोग होने वाले, भविष्य की उपयोगिता हेतु बनाई जाने वाली पाठ्यक्रम होनी चाहिए जिससे कि उनका जीवन, उनकी पढ़ाई सार्थक हो सके। दूसरा है उपयोगिता का सिद्धांत, अर्थात वैसे सिद्धांत का ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम बनाया जाए जो अधिक से अधिक हमारे लिए उपयोगी हो, अर्थात जीवनोपयोगी बातों को उसमें सीखने का, करने का मौका मिल सके। तीसरा है रचनात्मक कार्य का सिद्धांत। रचनात्मक कार्य का सिद्धांत से अभिप्राय यह है कि वैसे पाठ्यक्रम बनाए जाएं जो कि केवल कागजी और किताबी ज्ञान बन करके न रह जाए, उससे हमारे जीवन में, हमारे कार्य क्षेत्र में कुछ क्रिएटिविटी आए, रचनात्मकता आए, जिससे कि हमारा जीवन और सुगम, सुलभ, सुंदर बन सके। तो वैसी करिकुलम या फिर वैसे पाठ्यक्रम को बनाने चाहिए। चौथा है खेल व कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत। बिल्कुल सही बात है कि जैसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आगे कई महापुरुषों ने कहा है कि बच्चों को जो पढ़ाई जाती है, पाठ पढ़ाए जाते हैं या जो सिखाया जाता है, उन्हें खेल खेल में सिखाया जाना चाहिए, न कि पढ़ाई को एक बोझ की तरह समझ करके पढ़ा जाए। और खेल खेल में जो शिक्षा ग्रहण की जाती है वह ज़्यादा उपयोगी रहती है और ज़्यादा उनको याददाश्त में रहती है और ज़्यादा जल्दी समझ में आती है, वह जल्दी नहीं भूलते हैं। तो पाठ्यक्रम को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि खेल व कार्य की क्रियाएं अंतर संबंध के सिद्धांत पर काम करे तो वह पाठ्यक्रम ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। पांचवा है उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत। उत्तम आचरण, आज के समय में जो पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं वह केवल और केवल प्रतिस्पर्धा के दौर में तेज़ी से दौड़ रहे हैं, जिससे कि मोरल वैल्यू हमारे समाज में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और मोरल वैल्यू से अभिप्राय यह है कि आचरण बच्चों के अंदर धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। तो बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार, अच्छे आचरण का विकास हो सके, एक आदर्श बन सके, तभी हमारा समाज सुरक्षित रह सकेगा और तभी हमारा समाज विकास कर सकेगा। तो पाठ्यक्रम ऐसे बनने चाहिए जिसमें कि उनके आचरण के आदर्शों का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि बच्चे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय विद्यालय में ही बिताते हैं, विद्यालय को ही देते हैं और उसी से सीखी हुई बात को जीवन पर्यंत वह आगे भी प्रयोग में लाते हैं तथा अन्य बच्चों को भी सिखाते हैं यदि वह शिक्षक के रूप में आगे बढ़ते हैं। छठा है जीवन संबंधित सभी क्रियाओं के समावेश का सिद्धांत। जीवन संबंधित सभी क्रियाओं के समावेश का सिद्धांत। जीवन संबंधी अर्थात जीवनोपयोगी कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, इन बातों को ध्यान में रख करके उन्हें पाठ्यक्रम बनाए जाने चाहिए, जिससे कि वह पाठ्यक्रम उनके आगे भविष्य के लिए भी उपयोगी होगा। विकास की सतत प्रक्रिया, हम लोग पाठ्यक्रम बनाते समय जैसे कि CCE और CCA कहा जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटीज़ एंड इवेल्युएशन, अर्थात उनकी जो विकास की क्रिया है वह हमेशा बनी रहे एक्टिविटी के द्वारा तथा उनका मूल्यांकन भी होता रहे। तो इस तरीके का विकास जो होता है वह पूर्णतः सही, सार्थक और सदुपयोगी होता है। आठवां है कि अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत अर्थात जो बच्चे पिछली कक्षाओं में या घर से सीख करके आते हैं, उस अनुभव के आधार पर आगे आने वाली कक्षाओं या आगे आने वाले जो जीवन के उनके पल होते हैं उसको वह सीख करके प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यह सब डिपेंड करेगा, यदि जो उनकी
पाठ्यक्रम बनाई जाएगी, करिकुलम बनाई जाएगी, उसी का वो प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसलिए कहा गया है कि अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत उसमें होना चाहिए। विविधता और लचीलापन का सिद्धांत 9वां सिद्धांत पॉइंट है, विविधता एवं लचीलापन का सिद्धांत। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि विविधता और लचीलापन अर्थात रिजिड होकर के कठोरता के साथ यदि हम किसी पाठ्यक्रम को बनाते हैं तो वह जीवन में सही ढंग से नहीं चल सकेगा। तो सही ढंग से चलाने के लिए उसमें विविधता का होना आवश्यक है और लचीलापन भी होना आवश्यक है, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार यदि लचीलापन नहीं रहेगा तो वह शिक्षा अधूरी हो जाएगी। तो जब शिक्षा दी जा रही है पाठ्यक्रम के अनुसार तो उसमें विविधता भी होना चाहिए, जीवन के सभी क्षेत्र, सभी रंग उसमें शामिल हों, और साथ ही साथ लचीलापन भी होना चाहिए, जिससे कि वह छात्रों को सीखने में आसानी हो सके। 10वां पॉइंट है सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत। सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत से अभिप्राय है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में जब वह रहता है तो समाज के विभिन्न जो अवयव हैं, खुद का, परिवार का, समाज का, राज्य का, देश का, गांव का, ये सभी एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो शिक्षा ऐसी हो, पाठ्यक्रम ऐसी हो जिससे कि हम एक सामाजिक प्राणी बन करके समाज के लिए उपयोगी हो सकें। जब हम समाज से शिक्षा ग्रहण करते हैं विद्यालय में जाकर, तो हमारी शिक्षा ऐसी हो जो हमारे समाज के उपयोग में आए, तो वह ज़्यादा सार्थक होगा। इसीलिए पाठ्यक्रम को सामुदायिक जीवन से संबंधित भी होना चाहिए। 11वां पॉइंट है अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत। तो अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत से अभिप्राय यह है कि पूरे साल किताबी ज्ञान विद्यालय में न दिए जाते हैं, न दिए जाने चाहिए। जब उन्हें खाली समय मिलता है, खाली समय से अभिप्राय है कि गर्मियों की छुट्टी, त्योहारों की छुट्टी या अन्य जो छुट्टियां होती हैं, लंबी छुट्टियां होती हैं, तो उन्हें ऐसे प्रशिक्षण दिए जाएं जो कि उनके विषय से तो जुड़े होते हैं, परंतु विषय जो उनकी किताबी ज्ञान से अतिरिक्त हो और जीवनोपयोगी हो, जीवन परक हो, रोजगार परक हो। तो वैसी शिक्षा यदि अवकाश के समय में दी जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है और उन्हें अपने जीवन में इसका उपयोग समझ में आता है जब उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो यह हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे पाठ्यक्रम को बनाया जाए जिसमें छात्र छात्राओं के अवकाश के जो समय बचे होते हैं उसमें अच्छे से अच्छे क्षेत्र का प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि वे अपने उस खाली समय का, अवकाश के समय का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। और 12वां है वह है कि विषयों के पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। विषयों का पारस्परिक संबंध होना अति आवश्यक है। यदि विषयों में आपस में पारस्परिक संबंध नहीं होंगे तो जो पढ़ाई जाने वाली विषय होती हैं, अवकाश के समय कुछ और पढ़ेंगे, किताब की ज्ञान कुछ और होंगे, जीवन की आवश्यकताएं कुछ और होंगी, तो ये सभी उनके जीवन को आरामदायक, सुखद बनाने के बजाय और उनके लिए कठिन हो जाएगा। उनका जीवन चलना कठिन हो जाएगा, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाना कठिन हो जाएगा। अतः पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षा जगत से जुड़े हुए व्यक्तियों के यह प्रयास करना चाहिए कि वैसी शिक्षा, वैसे पाठ्यक्रम बनाए जाएं जो हमारी किताबी ज्ञान, जीवन परख, समाज परख तथा उनके आचरण, या यूँ कहें कि ऊपर के जो 11 पॉइंट हम लोगों ने चर्चा किया है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक सही पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। तभी वह पाठ्यक्रम जीवन में सार्थक रूप से और विद्यालय में उपयोगी रूप से साबित हो सकेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि पाठ्यक्रम के प्रकार। पाठ्यक्रम कितने प्रकार के होते हैं? तो जेम्स एम ली एक मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षाविद हैं। उनका कहना है कि पाठ्यक्रम 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 भेद होते हैं, मुख्यतः 2 भेद होते हैं। इसके आगे चल के इनके कई भेद हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाते हैं। तो जेम्स एम ली का कथन है कि आयोजन के 2 प्रमुख भेद होते हैं। आयोजन के 2 प्रमुख भेद होते हैं। एक होते हैं अंशों के विभाजन का आयोजन तथा दूसरा होता है एकीकृत आयोजन। तो जैसा नाम से स्पष्ट है कि अंशों
में विभाजित आयोजन अर्थात वह छोटे छोटे टुकड़ों में बंधे हुए होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होते हैं और उन्हें छोटे छोटे स्तर से सीखते हुए आगे हम बढ़ते हैं। और दूसरा होता है एकीकृत अर्थात इंटीग्रेटेड कहा जाता है इस तरीके के आयोजन को। अर्थात जब इस तरीके के आयोजन होंगे तो उसमें एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरा के साथ चौथा, सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वे सभी इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि सबों का एक दूसरे से बहुत नज़दीकी संबंध होता है, जिससे कि शुरू से लेकर के आखिरी तक इस तरह के आयोजन को समझने में कोई असुविधा नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है। तो इसी पर आगे बढ़ते हैं कि उनका कहना है कि अंशों में विभाजित आयोजन किसे कहते हैं। तो इसमें प्रत्येक विषय को पृथक रूप में पढ़ाया जाता है। प्रत्येक विषय को यानी कि पाठ्यक्रम में जितने भी विषय रखे गए हैं उन सभी विषयों को पृथक अर्थात खंड खंड करके पढ़ाया जाता है। साथ ही विषयों को परिवर्तनीय ढंग से पढ़ाया जाता है। ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पाठ्यक्रम बनाए जाएंगे वह लचीले होंगे तथा उपयोगी होंगे। जैसा कि यहाँ पर मैंने अभी आपसे बात किया है कि पाठ्यक्रम ऐसे होने चाहिए जो विविधतापूर्ण और लचीलापन होना चाहिए। उसमें वही बात यहाँ कही जा रही है कि विषयों में परिवर्तनीय ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। जब तक उसमें विविधता और लचीलापन नहीं होगा तब तक छात्र उसे ग्रहण नहीं कर सकेंगे। तो छात्रों को ग्राह्य बनाने के लिए, ग्रहण योग्य बनाने के लिए अंशों में विभाजित करके अर्थात इसे विषय को पृथक रूप में पढ़ाया जाता है और साथ ही विषयों को परिवर्तनीय ढंग से पढ़ाया जाता है। दूसरा है एकीकृत आयोजन अर्थात इंटीग्रेटेड जिसे हम कहते हैं। तो इसमें विषय वस्तु की पृथकता को समाप्त करके अर्थात अलग अलग नहीं करके अध्ययन की जाने वाली समस्याओं के विषयों को एकीकृत किया जाता है। अलग अलग तो पढ़ते हैं, पढ़ाई जाती है और फिर सबों को एक साथ कंबाइंड कर दिया जाता है, जिससे कि उनको आपस में एक दूसरे से कोरिलेट किया जा सके और उसे समझना आसान हो सके। इसमें संपूर्ण कक्षा समूहों के अतिरिक्त व्यक्तिगत अध्ययन तथा छोटे छोटे समूहों के कार्यों को स्थान प्रदान किया जाता है। इसमें निर्देशात्मक प्रक्रिया लचीली होती है अर्थात जो उनको करने के लिए निर्देश दिए गए होते हैं उसमें लचीलापन तथा विविधता होती है, जिससे कि पाठ्यक्रम को आसानी से पूरा किया जा सके। अब बात आगे बढ़ती है कि ऊपर जो दिए गए दो प्रकार हैं आयोजन के आधार पर पाठ्यक्रम को निम्न प्रकार से बांटे गए हैं जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो यह जो पाठ्यक्रम हैं उन्हें कुल मिलाकर के 6 भागों में बांटा गया है, 6 प्रकार के दिखाए गए हैं। नंबर 1 है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम अर्थात विषय केंद्रित पाठ्यक्रम वैसे पाठ्यक्रम होते हैं जिसमें हमारी सिलेबस आ जाती हैं, हमें कौन कौन विषय पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में कौन कौन से विषय को कैसे पढ़ना है, पूरे 1 साल की उसमें गतिविधि दी गई होती है। दूसरा है शास्त्रीय पाठ्यक्रम। शास्त्रीय पाठ्यक्रम अर्थात क्लासिकल करिकुलम है। इसमें उसकी गहराई में जा कर के उसकी गुण को जानने के लिए प्रयास किया जाता है, इसलिए इसे शास्त्रीय पाठ्यक्रम कहा गया है। तीसरा है कि छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होनी चाहिए। तीसरा से अभिप्राय यह जो छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित कहा गया है इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं वह विद्यालय के छात्र छात्राओं की ज़रूरत को ध्यान में रखकर, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, उनकी जो वास्तविक स्थिति है उसको ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम बनाए जाने चाहिए। यदि पाठ्यक्रम कठिन होगा, कठोर होगा, लचीलापन नहीं होगा तो बच्चे उसे ग्रहण नहीं कर सकेंगे और वैसे पाठ्यक्रम बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, वैसका कोई लाभ नहीं यदि वह बच्चों के लिए उपयोगी ना हो। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होने चाहिए। चौथा है जीवन का अस्थायी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रम। जीवन का अस्थायी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रम। ऊपर में हम लोगों ने चर्चा किया है कि पाठ्यक्रम वैसे होने चाहिए जो कि जीवन के लिए उपयोगी हो, कारगर हो। वैसे सिद्धांत पर आधारित यदि पाठ्यक्रम बनाए जाएंगे तो उससे हमारे समाज के बच्चों का, पढ़ने वाले बच्चों का तथा उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का कल्याण होगा। अतः जीवन में अस्थायी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रम बनाए जाएं।
5वां है कि कोर पाठ्यक्रम। कोर पाठ्यक्रम उनको कहा जाता है जो जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, जिसमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, इन पर आधारित विषय हमारे कोर विषय में आते हैं और इस पर आधारित बच्चों की भावनाओं को ध्यान में रख करके हमें पाठ्यक्रम बनाने चाहिए, जिससे कि बच्चों का, समाज का, विद्यालय का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। और क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम, जैसा कि हम आगे पढ़ चुके हुए हैं कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए कई विद्वानों को करना है, जिसमें जॉन डेवी का नाम आप मुख्य रूप से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि करके सीखना, अर्थात बच्चों को जब तक हम एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनसे गतिविधि नहीं करवाएंगे, तब तक वे लोग अर्थात बच्चे सीखी हुई बात को नहीं भूल जाएंगे और वह जीवन में उसको नहीं उतार सकेंगे। तो जॉन डेवी साहब का कहना है, महात्मा गांधी का कहना है, रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है कि शिक्षा वैसी होनी चाहिए जिसमें बच्चा खुद इसमें इन्वॉल्व हो सके, प्रकृति से जुड़ा हुआ हो। यदि ऐसी शिक्षा दी जाएगी, बच्चों से करवाया जाएगा, सिखाया जाएगा, तो बच्चे जो ज्ञान प्राप्त करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, वह जीवन के लिए उपयोगी होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस आज के टॉपिक पाठ्यक्रम को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक आपके STT की परीक्षा के लिए उपयोगी कारगर साबित होगा। जहाँ तक हो सके हमारा प्रयास है कि इस टॉपिक को एक एक करके आपका समाप्त करने के बाद प्रैक्टिस सेट भी करने का मौका मिल सके तो करवाया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक में हम लोग आपस में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।